नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा रानी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। कथित जमीन घोटाले में घिरे सोरेन के ठिकानों पर तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने कैश, कार और कागजात मिलने का दावा किया है। हालांकि जांच एजेंसी की मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई, जिनके रविवार रात तक दिल्ली में ही होने की सूचना थी। ईडी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एसयूवी कार के अलावा सोरेन के ठिकानों से 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री और अन्य सभी अदालतों को तुरंत अदालती मामलों में वादकारियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कौली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दायर किसी भी याचिका में पक्षकारों के ज्ञापन में किसी वादी की जाति या धर्म का उल्लेख न हो। लोकसभा चुनाव में पहले INDIA ब्लॉक में सीटों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, लेकिन लगता है फिलहाल सीटों को लेकर डील अभी डन नहीं हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं वे फाइनल नहीं हैं। ये सीटें अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से दी हैं। अखिलेश ने पहली किस्त में 11 सीटें दी हैं। अभी कई राउंड की बातचीत होनी है, उसमें आखिर तौर पर सीटों की संख्या जारी होगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा में है। अब वाराणसी में पुलिस ने शंकराचार्य को उनके आश्रम में उस वक्त नजरबंद कर दिया जब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए जाने की कोशिश की। उसके बाद शंकराचार्य ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कि हमारे साथ लंबे समय से अत्याचार अन्याय हो रहा है। हमारे साथ का मतलब हमारे हिंदू समाज के साथ। हमारे काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर किसी समय बलपूर्वक तोड़ दिया गया, कब्जा कर लिया गया। वहाँ पे निरंतर हम लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है और परंपरा से हम अपने स्थान का दावा छोड़ नहीं रहे हैं। वहाँ निरंतर जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। इधर बीच में उसी मामले में ASI को अवसर दिया गया कि आप जाकर के अंदर देखो, उसकी एक आख्या न्यायालय के सामने रखो कि वास्तविकता क्या है। ASI ने जाकर के वहाँ पर देखा और वहाँ पर वजू खाने में शिवलिंग मिला। रिपोर्ट दी गई। शंकराचार्य जी महाराज उस समय के जो वर्तमान थे, उन्होंने हमको, उस समय हम उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने आदेश किया कि तुम जा करके प्रकट शिवलिंग की पूजा करो हिंदू समाज की ओर से। हम आए 1.5 साल पहले की ये बात, और हमने कहा कि हम पूजा करने जाएंगे। तो उस समय प्रशासन ने हमको रोक दिया कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हैं आपको जो कहना है कोर्ट में जाके कहिए। तो हमने कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब भगवान प्रकट हैं, उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन होना जरूरी है। 2 बार का स्नान, 2 बार का भोजन कम से कम उनके सामने जाना चाहिए। लेकिन 1.5 साल का समय बीत गया। जो प्रतिदिन 2 बार 3 बार की ज़रूरत है, उस बात की सुनवाई के लिए 1.5 साल का समय बीत गया। अभी तक न्यायालय ने सुनवाई नहीं की और भगवान बिना पूजा के हैं। अब प्रतीक पूजा तो हम लोग रोज़ कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन मन का संतोष नहीं होता है। तो हमको लगा कि हम काशी आए हैं तो चल करके कम से कम जो घेरा बना दिया गया है शिक्षा लगा करके, उसके बाहर ही बाहर जहाँ सब लोग आम लोग जाते हैं, वहीं जा करके एक परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करके दूर खड़े होकर भर नज़र अपने भगवान के मंदिर को जिस भी हालत में है निहारेंगे और वहीं से प्रणाम करके तब वापस आएंगे। तो अब उतना भी करने से हमको रोका जा रहा है, यही हमारी पीड़ा है। तो आज रोक दिया है आपको? हमको रात 2 बजे से ही पुलिस लगा करके मठ में नज़रबंद कर दिया गया। और अभी जब हम समय पर 3:18 पे यहाँ से निकल रहे थे तो भारी पुलिस बल ने हमको रोक दिया। बार बार पूछने पर भी उन्होंने कहा नहीं, बस आप नहीं जा सकते हैं। फिर हमने कहा नहीं, हमको कारण तो बताना होगा, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ 144 धारा लगी है, इसलिए नहीं जा सकते। तो हमने उनसे कहा कि 4 लोगों से ज़्यादा लोगों के होने पर वहाँ पर 144 धारा में नियम है, तो हम 2 लोग जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी हर समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी संख्या तो हज़ारों में है। नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ रोज़ आ रहे हैं, शुक्रवार को और ज़्यादा लोग आते हैं, और वहाँ उनके लिए क्या 144 नहीं लागू होती है। और अगर आप 144 धारा का हवाला दे रहे हैं
तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हमको 2 लोगों को जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 लोगों के लिए भी लिखित अनुमति की ज़रूरत होती है, जहाँ पर 144 धारा होती है वहाँ जाने के लिए अनुमति की ज़रूरत है। तो आप अनुमति के लिए आवेदन करिए, सूचना मात्र से काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा कानून है तो वो भी हम करते हैं। तो अभी हम अनुमति के लिए पत्र बना करके भेज रहे हैं। फिर जैसा उनका जवाब है, आप बताया कि अनुमति हमने तुरंत कागज़ टाइप करवा दिया, तुरंत उनको दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको रिसीव नहीं करेंगे, आप जाइए अमुक कार्यालय में जाइए, वहाँ करिए। माने टालना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, कब तक टालेंगे, आखिर तो समय तो बीत ही जाता है। तो हम वहाँ कार्यालय में भेज कर रिसीव कराएंगे और फिर वहाँ से जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। कारण जो बताया जाएगा उसके आधार पर आगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है, किसानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है। वरिष्ठ नेता है, ये साहब मेरे सामने जो खड़े चश्मे वाले बहुत करीब से जानता हूँ। आप सबों का धन्यवाद। 2 लाइनों में अपनी बात कहकर अपनी बात को समेट लेता हूँ। आप आए हमारे घर, कुदरत खुदा की देखिए, कभी हम अपने को देखते हैं, कभी आपको देखते हैं। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की, वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसलिए मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? इस बिल को रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही है। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने नफरत की दुकान खोल दी है। इस वजह से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं।
डिवाइड एंड रूल। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए और मोदी जी सबकी जान ले रहे। अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। 16% एसटी है, एससी है, बैकवर्ड्स अधिक है। इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई आज तक बड़ा काम नहीं मिला। ये पटनायक के गवर्नमेंट में कोई बड़ा आदमी या कई बड़े हुद्दे पे इन्होंने नहीं बिठाया। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप। देखो बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इन्हों है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो। हमने कहा अगर कोई ये कहता है तो भाई हम बोलते ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो। जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहाँ कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे?
क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्रीपेरुम्बदूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पे ठहर के स्वागत करते हो, वो महिला अपने कमर पे मानो बॉम्ब बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी, और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ और राजीव जी के देह का, शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था, उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए, और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, भाई डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, और आईटी का रेड करो। ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चला। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच समुद्री डाकुओं के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। एक और जहां हूती विद्रोहियों की ओर से जहाजों पर ड्रोन हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोमाली डाकुओं द्वारा भी लूट के मकसद से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इस संकट को देखते हुए भारतीय नौसेना पूरी चौकसी के साथ जहाजों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा में जुटी हुई है। इस बीच खबर आई है कि भारतीय नौसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सोमाली डाकुओं के चंगुल से 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित किया है। गृह मंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार 29 जनवरी को यह आदेश जारी किया गया। इससे पहले सिमी को सरकार ने 2019 में 5 और वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने सोमवार को सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की शाहपुरा एसडीएम निशा नापी शर्मा के ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। डिंडोरी पुलिस ने एसडीएम के पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट रेंज आईजी मुकेश श्रीवास्तव और एसपी अखिल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने महज 24 घंटे में ही हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतिका एसडीएम निशा नापीत के पति मनीष शर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रहे बदलावों के बीच बुधवार को दिल्ली का मौसम फिर से करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।